हाँ सर। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको होने वाली किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस अगर है समझने के रिगार्डिंग या किसी तरह से लैंग्वेज के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम ग्रामर के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जब हम ग्रामर को शुरुआत में जो है वो हम फनीम और मॉर्फीम से चालू करते हैं, बट क्योंकि ये हमारी क्लास जो है वो जनरल इंग्लिश की है तो नेचुरली हम इन चीजों में न जा करके हम सीधी बात करेंगे सेंटेंस। वैसे हम शुरुआत जनरली मॉर्फीम और फनीम से करते हैं, जो कि लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट है और साउंड की सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन ये हमारी क्लास कोई जनरल इंग्लिश की क्लास तो है नहीं, सॉरी लिटरेचर की क्लास नहीं है। ये एक जनरल इंग्लिश की क्लास है। तो सेंटेंस की हम बात करें आज। दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, हमारी एक डे टू डे लाइफ में ऐसा कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बोलते हैं या कुछ लिखते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। हम क्यों बोलते हैं या क्यों लिखते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि वी वांट टू कम्युनिकेट। हम अपनी बात का संप्रेषण करना चाहते हैं, हमारी बात को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य होता है बोलने का या लिखने का। और कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव अगर कोई मीडियम है, सबसे इफेक्टिव अगर कोई मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो होता है लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज सबसे अच्छी वही होती है जो आसानी से सुनने वाले की या पढ़ने वाले की समझ में आए। नाउ जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। वी आर इन नीड ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोशिश आप ये करें कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करें इन चीजों पर। शायद अगर आपके पास में अगर कोई राइट डाउन करने के अगर कोई फैसिलिटी ना हो, नॉट एन इशू, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो सेंटेंस is a group of words, a group of words that makes a complete sense. There are two things in this sentence. One, a group of words, a group of words, and second part, that makes a complete sense, that makes a complete sense. A group of words that makes a complete sense. शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ होता है, that is a sentence. शब्दों का समूह, a group of words that makes a complete sense.
अब अगर हम कोई 4-5 वर्ड्स मिला करके हम अगर कोई बात समझने का प्रयास करेंगे, कोई बात हमारी समझ में तब भी आएगी जब उसका फुल सेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई 4-5 वर्ड्स एक साथ जोड़ करके अगर बोलूं, it would be quite difficult for you to understand, to make out the sense of the sentence. For example, book, table, country, man, woman, girl. If I speak a few words and I join them together, it won't make any sense. अगर मैं इन 4-5 शब्दों को बोलूंगा तो कोई समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हम समझ तभी पाएंगे जब उसका कोई मीनिंग निकले। जब उसका कोई मीनिंग निकले तो ही हम समझ पाएंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझने का प्रयास करें। इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया इज माई कंट्री। देर आर 4 words. इंडिया इज माई कंट्री। देर आर 4 words. और ये 4 शब्द मिलकर के कोई सेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई अर्थ बन रहा है इसका। इंडिया इज माई कंट्री अगर ये बात लिखी जाए या बोली जाए तो पढ़ने वाले या सुनने वाले को इसका मीनिंग समझ में आएगा। इट मेक्स अ सेंस। तो सेंटेंस वही होगा जिसका कोई मीनिंग होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है। अगर हम ये सेंटेंस बोलेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये शब्दों का समूह भी है और इसका पूरा मीनिंग भी। दोनों शर्तें पूरी करता है। और देखें, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। ये बोले जाने पर बात समझ में आएगी। मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनने वाला समझ पाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। इट मेक्स सेंस। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ये भी एक शब्दों का समूह है। दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। When I write or speak this group of words, it makes a sense. And who listens or reads can understand the meaning of this group of words. Therefore, it is a sentence. What is your name? आपका नाम क्या है? ये एक सेंटेंस है, because it has a complete sense. और देखें, wait, wait, W-A-I-T, wait. Is it a group of words? No. Wait. Wait is not a group of words. Can you call it a sentence? क्या आप इसे सेंटेंस कह पाएंगे? Yes, it is a sentence. हाँ, ये एक सेंटेंस है। Wait, ये सेंटेंस है क्योंकि इसका फुल सेंस है। It is a complete thought. Therefore, it is a sentence. Wait,
वेट, इंतजार करें, वेट, दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज it has complete sense, it has a complete thought. आपको शुरू में लग सकता है कि यह सेंटेंस नहीं है, ये आपको क्यों लग सकता है? बिकॉज इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इट इज अ सेंटेंस बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन लेफ्ट आउट. इन imperative sentences, the subject is left out because the subject is of no use in these sentences, because the subject is always common. If you make a request, if you make a request, you make it to you, you make it to you, you always make a request to you only. Request is always made to second person. Advices are made to second person. Prohibitions or restrictions are made to second person. So, a command or an order is given to you, therefore you is left. तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है और वो सिंगल वर्ड में आमतौर पे होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस नहीं है, इट इज अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, गो, दिस इज अ सेंटेंस. वेट, स्टॉप, कम, स्पीक, रीड, राइट, run, these are all sentences because they have complete sense, and they are a group of words also. Subject is there, but it has been left out. तो जहां इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, वो हिडन, वो अंडरस्टूड होता है, वो होता जरूर है. तो ये जो है वो सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल और देखें हम, a series of events, a series of events, there are four words, there are four words, these four words have been brought together, they make a sense also, they make a sense also, but not a complete sense. A series of events, a series of events, ये बात बोले जाने पर कुछ तो समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, बट पूरी बात हमारी समझ में नहीं आएगी. अ ग्रुप ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला. अगर इतनी सी बात बोली जाए तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को बात समझ में नहीं आएगी एग्जैक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं. अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, दिस इज नॉट एनफ टू मेक समवन अंडरस्टैंड. तो ये जो है वो इसका पार्शियल सेंस है. अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, it has a partial sense, but it cannot stand on its own. It doesn't have an independent sense. Therefore, it is not a sentence. This is called a phrase. A group of words that makes a partial sense is called a phrase. A series of events, घटनाओं की श्रृंखला, ये जो है वो एक फ्रेज है, नॉट ए सेंटेंस, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं. और देखें, I read about a series of events.
I read about a series of events. मैंने घटनाओं की श्रृंखला के बारे में पढ़ा. This makes a sense. A series of events को अगर हमने इस सेंटेंस में रखा, इस सेंटेंस में मिलने के बाद में इसका अपना एक सेंस होगा. I read about a series of events is a sentence because it has a complete thought. It has a complete meaning. Therefore, it is a sentence. A series of events is not a sentence, but I read about a series of events is a sentence. और देखें आगे further. What he says, what he says, what he says. Is it a sentence? Compare between these two, what he says and what does he say. What he says and what does he say. एक रिक्वेस्ट मेरी और है, if you have any doubt, if you have your queries, before we end, I will give you an opportunity to ask your question, and that time you may ask me questions regarding what we have learned today. Yes, please. Mr. Akash. So, compare between these two, what he says and what does he say. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? What he says and what does he say. इन दोनों में सेंटेंस कौन सा है, कौन सा नहीं है, दोनों है या दोनों नहीं. What he says and what does he say. What he says, this is not a sentence. हालांकि इसमें एक सब्जेक्ट है he और वर्ब भी है says, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है. इट इज नॉट ए सेंटेंस बिकॉज इसका फुल सेंस नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है. therefore it is not a sentence. What he says and what does he say. What he says का मतलब होता है जो कहता है, जो वह कहता है. अगर मैं ये बोलूं कि जो वह कहता है तो शायद आपके लिए समझ पाना मुश्किल होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. और अगर ये पढ़ा जाए, कहीं लिखा हुआ पढ़ लें आप कि व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, इट इज हार्ड टू फिगर आउट द सेंस. इट इज डिफिकल्ट टू फिगर आउट सेंस. इसका मीनिंग आप समझ नहीं पाएंगे. व्हाट ही सेज, जो वह कहता है. हम अगर यूं कहें, I can't understand what he says. I can't understand what he says. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो क्या कह रहा है. मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो क्या कहता है. I can't understand what he says. यहां पर what he says ये सेंटेंस का एक पार्ट है और अब इसको अर्थ अपना मिला है. I can't understand what he says. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो क्या कहना चाहता है. तो what he says is not a sentence. हालांकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है he और says verb भी है, बट ये सेंटेंस नहीं है. ये सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं. और what does he say? What does he say? यहां पर भी he सब्जेक्ट है, does ऑक्सिलरी है, say यहां पर ऑर्डिनरी वर्ब है. What does he say? और इसका फुल सेंस भी है. What does he say? वह क्या कहता है. What he says, वह जो कहता है. What does he say?
वह क्या कहता है. सो व्हाट डज ही से इज अ सेंटेंस. व्हाट डज ही से इज अ सेंटेंस, बट व्हाट ही सेज इज नॉट अ सेंटेंस. व्हाट देखें, वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स और वेयर डज ही लिव. कंपेयर बिटवीन दीज टू. वेयर ही लिव्स एंड वेयर डज ही लिव. वेयर ही लिव्स, वह जहां रहता है. वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है. ट्राई टू मेक डिफरेंस बिटवीन दीज. वेयर ही लिव्स, यहां पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. वेयर ही लिव्स, देखो कई शर्तें पूरी करता है ये. वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स में ही सब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है. सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. सेंटेंस होने की काफी शर्त पूरी कर रहा है, लेकिन एक शर्त ये पूरी नहीं कर रहा है, वो है इसका कंप्लीट सेंस नहीं है. वेयर लिव्स, वह जहां रहता है. वह जहां रहता है, ये बात कहने पर सुनने वाले को या पढ़ने वाले को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं. लेकिन अगर इस बात को यूं कहा जाए, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो समझ में आएगा. प्रश्न समझ में आएगा आपका. इट हैज अ कंप्लीट सेंस. वेयर डज ही लिव इज अ सेंटेंस, बट वेयर ही लिव्स इज सेंटेंस. इट इज अ क्लॉज. इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है. ये क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं. वेयर ही लिव्स इज अ क्लॉज, बट वेयर डज ही लिव इज अ सेंटेंस. अगर हम इसको यूं कहें, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मुझे पता नहीं वो कहां रहता है. ये ये सेंटेंस का एक पार्ट हो गया, वेयर ही लिव्स, और इसको सेंस मिल गया. तो यहां पर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है कि सेंटेंस कौन सा है और कौन सा नहीं है. केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना भी पर्याप्त नहीं है, और अगर वो सिंगल वर्ड में भी है लेकिन उसका फुल सेंस है, कंप्लीट है, सुनने वाले या पढ़ने वाले को समझ में आएगी पूरी बात, वो सेंटेंस होगा. है ना. तो सेंटेंस, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं उसकी डेफिनेशन को. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. शब्दों का ऐसा समूह है जिसका पूरा अर्थ होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. और मैंने जो एग्जांपल्स बताए उसके जरिए काफी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी. अगर इस बारे में और भी कोई अगर कोई क्वेरी है जरूर आप पूछेंगे. नाउ अब हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस जो होता है, उस सेंटेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस केवल शब्दों का समूह वो नहीं होता है, उसमें दो चीजों का होना कंपलसरी है. No sentence can ever be imagined without these two essential things, and they are subject, subject and predicate. Subject and predicate, दो चीजों का होना बहुत कंपलसरी. किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना कंपलसरी. देखें, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझें. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो किसी पर्सन, थिंग, प्लेस
आदि का नाम हो सकता है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो किसी के बारे में कुछ कहने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन दिस सेंटेंस वी रेफर टू सन। इस सेंटेंस में हम सन के बारे में कुछ कह रहे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सो द सन इज सब्जेक्ट हियर। जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहां पर हम द अर्थ के बारे में हम कह रहे हैं। द अर्थ इज सब्जेक्ट, मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड सन। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है वो प्रेडिकेट। द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली। हियर द सन इज सब्जेक्ट एंड शाइन्स ब्राइटली इज अ प्रेडिकेट। ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट का है। तो किसी भी सेंटेंस के दो अनिवार्य हिस्से हैं, दो जरूरी पार्ट्स हैं, subject and predicate. A sentence can be divided into two major parts, subject and predicate. स्पेल करूंगा मैं प्रेडिकेट को, PREDICATE, predicate. So keep in view these two things. Every sentence can be divided into two parts. They are subject and predicate. तो सेंटेंस किसी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है। थोड़ा और समझने का प्रयास करें। वन मोर सेंटेंस फॉर यू। हरी lives in a village. Hari lives in a village. इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हरि के बारे में कहा जा रहा है। हरि lives in a village. So हरि, यहां पर हरि वो किसी पर्सन का नाम है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। हरि इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और हरि के अलावा जितना भी हिस्सा बचता है वो पूरा प्रेडिकेट है। हरि इज द सब्जेक्ट and lives in a village, that is predicate. हरि सब्जेक्ट, lives in a village, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा सेंटेंस का बचता है वो प्रेडिकेट होता है। तो हरि के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए हरि सब्जेक्ट है सेंटेंस का,
लिव्स इन अ विलेज, ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए ये प्रेडिकेट है। तो किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब यहां पर एक बात और समझें, कई बार आपने देखा होगा कि पोजीशन सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो आमतौर पे जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। जनरली a sentence begins from a subject. The subject is mentioned in the very beginning of the sentence, but it is not always necessary. सब्जेक्ट को आमतौर पर सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। देखें, डाउन दे वेंट, डाउन दे वेंट, हियर कम्स द बस। इसको समझा आप, डाउन दे वेंट, यहां पर किसके बारे में कहा जाए? आप अगर इसको टेस्ट करना चाहें कि सब्जेक्ट कौन सा है, हु और व्हाट, हु और व्हाट, इन दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करके आप एक टेस्ट क्वेश्चन लाएं तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। डाउन दे लेफ्ट, लेफ्ट दे, हु लेफ्ट डाउन, दे लेफ्ट डाउन, डाउन दे लेफ्ट, यहां पर दे सब्जेक्ट है, लेफ्ट डाउन प्रेडिकेट है। तो जनरली हम पोइट्री के अंदर लिखते हैं या कई बार कुछ स्पेशल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमारी राइटिंग में, हमारे स्पीच में कोई स्पेशल इफेक्ट पैदा करना चाहते हैं, इस तरह से हम कई बार सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करते हैं, शब्दों के क्रम बदलते हैं। इससे एक प्रभाव पड़ता है श्रोता पर या पढ़ने वाले पर एक प्रभाव पड़ता है। Here comes the bus. Here comes the bus. Here comes the bus. ये आई बस, Here comes the bus. ये आई बस। Here comes the bus में जो सब्जेक्ट है द बस, और comes here ये प्रेडिकेट। हम इसको यूं ही बोल सकते हैं द बस कम्स हियर, लेकिन ये जो है वो एक सडन इवेंट है, ये जो एक सडनली घटित होने वाली इवेंट है, वो एक, और हम एक कोई प्रभाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं, किसी इंप्रेशन को बीच में लाना चाहते हैं, तो इसलिए हम ऑर्डर चेंज करते हैं। हियर कम्स द बस, ये आई बस, एक सडन फीलिंग को लाना चाहते हैं बीच में, इसलिए इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं। हियर कम्स द बस, यहां पर द बस सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और कम्स ये प्रेडिकेट। सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी to mention the subject in the very beginning of the sentence. Subject of the sentence may change its position. Sometimes it may be used in the middle of the sentence. Sometimes it may be used in the end of the sentence. And in most of the cases, the subject is used in the very beginning of the sentence. और देखें, there are 5 rooms in my house. There are 5 rooms in my house. Where is the subject? हम क्वेश्चन पूछेंगे, There are 5 rooms in my house.
What is there in your house? 5 rooms. 5 rooms are there in my house. So 5 rooms is the subject. But what is the position? Subject की position क्या है? There are 5 rooms in my house. मेरे घर में 5 कमरे हैं. 5 rooms sentence के बीचों बीच आया है, तो सब्जेक्ट बीच में है. तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है. सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है. इट मे बी यूज्ड इन द वेरी बिगिनिंग, इट मे बी यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, एंड इट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो सब्जेक्ट जो है उसका मूवमेंट पॉसिबल है. इट मे चेंज इट्स पोजीशन according to the sense we want to make out or the sense we want to present. हम जिस तरह का मीनिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है. यहां पर 2-3 बातें याद रखने वाली हैं. पहली बात, सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ होता है, दैट इज अ सेंटेंस. दूसरी बात, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स. किसी भी सेंटेंस को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दे आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया. प्रेडिकेट क्या होता है वो मैंने आपको बताया. अब यहां थोड़ी सी बात और समझ लें. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जब हम बात कर ही रहे, थोड़ा सा और समझ लें. जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो किसी का नाम होता है. जब भी हम कोई बात करते हैं तो किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में बात करते हैं, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं. तो ये नाउन्स होते, वो किसी के नाम होते हैं. तो सब्जेक्ट जो होता है उसमें नाउन होता है. तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एसेंशियली नाउन होना कंपल्सरी है. अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस पोजीशन पर अगर कोई भी वर्ड काम करता है तो वो एनालिसिस की जो टर्मिनोलॉजी है, सेंटेंस एनालिसिस की जो टर्मिनोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग वो नाउन कहलाएगा. सब्जेक्ट की पोजीशन पर काम करने वाला कोई भी वर्ड हो, अगर वो एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट की पोजीशन पे काम कर रहा है तब भी वो नाउन कहलाएगा. अगर वो वर्ब है और सब्जेक्ट की पोजीशन पे काम कर रहा है तब भी वो नाउन कहलाएगा. सब्जेक्ट की पोजीशन पर काम करने का अधिकार केवल नाउन का है. तो मैं आपको यहां पर कुछ सेंटेंसेस में बताऊंगा कि सब्जेक्ट किस तरह का हो सकता है. सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड में भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक फ्रेज हो सकता है, सब्जेक्ट एक क्लॉज हो सकता है. किस तरह से, थोड़ा सा देखें इसको. हाँ, सेंटेंस को देखें. रोहित met with an accident yesterday. मैं कोशिश करूंगा कि सेंटेंस को बहुत स्पष्टता के साथ मैं धीरे धीरे बोलूं ताकि आप इसको समझ पाए. बिकॉज मैं समझता कि फिलहाल आपके पास में नोट्स को लेने के लिए आपके पास में फिलहाल कोई ऐसी कोई व्यवस्था होगी ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज आपको ज्यादातर अपनी मेमोरी पर डिपेंड करना पड़ेगा. तो मैं थोड़ा अपना स्पीड है वो थोड़ा रख ही रहा हूं ऑलरेडी.
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, तो सेंटेंस को देखें। रोहित met with an accident yesterday. रोहित met with an accident yesterday. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो रोहित है। रोहित met with an accident yesterday. रोहित इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। met with an accident yesterday. met with an accident yesterday. ये पूरा एक प्रेडिकेट है। इस प्रेडिकेट में वर्ब है वो मैट वर्ब है MET। रोहित मैट विथ एक्सीडेंट यस्टरडे। मैट यहां पर वर्ब है। तो प्रेडिकेट में वर्ब का होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट में नाउन का होना कंपलसरी है और प्रेडिकेट में वर्ब का होना कंपलसरी है। तो जो लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के जो भी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि सब्जेक्ट का जो असेंशियल एलिमेंट है वो नाउन है और प्रेडिकेट का जो असेंशियल एलिमेंट है वो वर्ब है। बिना नाउन के कभी कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता और बिना वर्ब के कभी कोई प्रेडिकेट हो नहीं सकता। सो व्हाट इज द असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट? दैट इज नाउन। एंड किसी प्रेडिकेट का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो होता है वर्ब। तो यहां पर आपने देखा रोहित मैट विथ एक्सीडेंट यस्टरडे। इस तरह से रोहित सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है वो एक नाउन है। इसको हम बिल्कुल नाउन की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है और प्रत्येक व्यक्ति का नाम होता है वो नाउन होता है। दिस इज अ नाउन। और देखें, शी इज ironing the clothes. She is ironing the clothes. Ironing स्पेल करूंगा इसको IRONING। ironing. She is ironing the clothes. Clothes CLOTHES. She is ironing the clothes. इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है शी। शी एक प्रोनाउन है। शी एक प्रोनाउन है। किसी नाउन की जगह पर काम में आने वाला शब्द होता है वो प्रोनाउन होता है। शी इज ए प्रोनाउन हियर। शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज आयरनिंग द क्लोथ्स ये पूरा एक प्रेडिकेट है। शी एक प्रोनाउन है। किसी नाउन को रिप्लेस करने वाला जो शब्द होता है वो प्रोनाउन होता है। तो शी जो है वो सब्जेक्ट है। तो कोई प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन का एक शेडो होता है, नाउन की जगह पर काम आने वाला शब्द है। तो टर्मिनोलॉजी जो होती है एनालिसिस की, किसी भी सेंटेंस के एनालिसिस की जो टर्म है उसमें सब्जेक्ट की जगह पर काम करने वाला शब्द होता है वो एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी में नाउन ही कहलाता है। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही है वो भी एक नाउन है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं सेंटेंस का उस समय। ऐसे तो वो प्रोनाउन है। तो एक प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। और आगे देखें, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। पढ़ना अच्छी आदत है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं?
व्हाट इज अ गुड हैबिट? रीडिंग। तो रीडिंग है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। रीडिंग जो है वो वर्ड कैसे बना? रीड, READ, रीड, और उसके साथ ING जोड़ा गया है। रीड प्लस ING, दैट इज रीड। और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है, और सब्जेक्ट की जगह पर काम करने वाला कोई भी शब्द है वो नाउन होता है। ये है तो वर्ब, रीड है वो वर्ब है, और रीडिंग एक वर्बल नाउन है, जेरेंड है। ये ग्रामेटिकल टर्म इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो जेरेंड या वर्बल नाउन इसको बोलते हैं। तो रीडिंग जो है वो रीड प्लस ING से बना है, वर्ब से बना है, और ये वर्ब है। अगर इसको सेपरेट करके देखेंगे, इस सेंटेंस से सेपरेट करके दें, किसी भी वर्ड में दो चीजें ध्यान दें। एक तो होता है इसका फॉर्म, और एक होता है उसका फंक्शन। फॉर्म का मतलब क्या है कि वो किस जाति से आता, किस फैमिली से आता है, वो उसका फॉर्म है। ये रीडिंग है, वो वर्ब की फैमिली से आता है, इसलिए वर्ब है। तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वर्ब है, रीडिंग। लेकिन यहां सेंटेंस में उसका काम क्या है? उसका जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट का है, इसलिए ये नाउन कहलाएगा। इसीलिए इसको जेरेंड बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, क्योंकि वो नाउन की तरफ बिहेव करता है। जैसा नाउन काम करता है वैसा काम वो कर सकता है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत। सो रीडिंग इज अ नेम, नाउन किसी का नाम होता है। रीडिंग जो है वो एक नाम है, किसी एक्टिविटी का नाम है। नेम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑल्सो ए नाउन, किसी एक्टिविटी का नाम भी नाउन होता है, क्योंकि वो किसी का नाम है, किसी का नाम है। कैन यू हियर मी? Sir. Because my Yes, sir. my sound is echoing. Kamal sir. हेलो Yes, कमल yes, सर, yes, yes. मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर आपकी परमिशन हो तो आज के लिए इतना ही रखें। Sir, No problem. No you problem. can continue for Yes. 15 minutes, sir. No problem. नहीं, आप क्वेश्चन आर भी लेना है ना जेन सर एक्चुअली। Yes, sir. Okay, sir. Okay, okay. We shall take question now. तो अगर आप परमिट करें तो सर प्लीज। Sure, sure, sure. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रेज योर हैंड्स, देन वी विल unmute you and then ask your questions. And sir, Surendra Kumar is ready for asking the question. Please. Surendra, ask your question. हेलो Yes, please. Yes, please. सर, आवाज आ रही है? आ रही Yes, है। I can. Yes, I आप क्वेश्चन पूछिए। can hear you. सर, आप अगर जैसे सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसके साथ साथ सेंटेंस की हिंदी भी एक बार बोल के बताया करें थोड़ा बहुत, ताकि इसमें समझने में दिक्कत ना हो कोई। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब से आगे से मैं हर एक सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन भी बताता रहूंगा, ताकि आपकी प्रॉपरली स्टूडेंट समझ पाए इसको। यस, बिल्कुल जरूर करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक मिनट सर। मयंक वर्मा, आपको रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, पूछिए मयंक अपना क्वेश्चन। सर मुझसे आपसे ये पूछा, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, वो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं, जैसे अलास, ओहो, सर ये सब भी सब्जेक्ट में आएंगे? क्या? यस, देखो, आपने क्वेश्चन जो पूछा मैं क्लियरली सुन नहीं पाया। सर इफ यू पूछ रहे कुड हैं रिपीट इट। अलास और इस तरह के जो एक्सक्लेमेशन जो मार्क हाँ, यस यस यस। हाँ, क्या वो भी सब्जेक्ट होंगे? जी नहीं, देखिए, ये जो शब्द होते हैं जैसे अलास, हे, वाओ, आउच, ओ, ये जितने भी शब्द हैं, ये हमारे अंदर पैदा होने वाली सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और ये कभी सेंटेंस के पार्ट नहीं होते। अभी जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो इस बात से डिनाई करते हैं कि वो सेंटेंस का पार्ट भी होते हैं,
दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो तो केवल इंटरजेक्शंस होते हैं। अलास, हे, हुर्रे, वाओ, आउच, ओ, हे, ये सभी इंटरजेक्शंस होते हैं, दे आर नॉट नाउन्स। रेडमी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई है, आपने रेज हैंड किया था, अनम्यूट करें अपने आप को रेडमी। हाँ, पूछिए अपना क्वेश्चन प्लीज। अपना क्वेश्चन पूछिए। वोकेबलरी कैसे याद करें सर? वोकेबलरी वोकेबलरी याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप किसी नए वर्ड को पढ़ें तो एक सिंगल वर्ड को कभी डिक्शनरी में देखेंगे तो उसको एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझें। किसी सेंटेंस में एक बार यूज करके आप इसको अगर देखेंगे तो वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको याद रहेगा। किसी सेंटेंस में जब आप उस वर्ड को पढ़ें तो उसको सेंटेंस में से ही पढ़ें। अगर एक शब्द लेकर के उसका अर्थ आप याद करने जाएंगे तो वो कभी याद नहीं होगा। तो बेहतर तो ये होता है कि आप एक सिंगल वर्ड को सेंटेंस में यूज करके देखें। जब भी आप डिक्शनरी देखें तो सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया गया है उसको समझें, और संभव हो सके तो औरों के साथ में उसको शेयर भी करें। जितना औरों के साथ उस वर्ड को शेयर करेंगे, जितने अलग अलग सेंटेंसेस में उसके प्रयोग को आप समझेंगे तो आपको वो याद रहेगा। और ऐसा नहीं एक सिटिंग के अंदर हम 10 शब्दों को याद करने जाएंगे तो कभी याद नहीं होंगे। सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया गया है उसको उस तरह से याद रखेंगे तो वो याद रह जाए। गैलेक्सी J6 अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप अनम्यूट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। गैलेक्सी आप हेलो हाँ, सर, पूछिए मेरा नाम रेनू है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी अच्छी हमारी क्लास ली। और मैं ये चीज अपना कैसे मतलब करूँ कि मैं इंग्लिश मतलब बोल, मुझे आता सब कुछ है, मतलब ग्रामर भी आता है। आप जिस तरीके से बता रहे हो मुझे सारी बात समझ में आ रही है। हम तो मतलब ये है कि मैं किस प्रकार से मुझे ये आप एडवाइस दीजिए कि मैं किस प्रकार से इस चीज को कंटिन्यू करूं, मतलब स्पीकिंग। यस, सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहती हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, यस सर। कि आप अपना लिसनिंग का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करें। जितना ज्यादा सुनेंगी उतना जल्दी आप बोलना चालू करेंगी। और दूसरी बात, ट्राई टू बी इन टच विद दोज हु स्पीक इंग्लिश। उन लोगों के बीच में ज्यादा रहें जो इंग्लिश बोलते हैं, अपने दोस्त हैं उनसे इंग्लिश में बात करें। और भी ऐसे फ्रेंड वगैरह हैं तो उनसे आप इंग्लिश में बात करने का प्रयास करें, इससे आपको अभ्यास हो जाएगा। वैशाली, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, मुझे क्वेश्चन नहीं है, मैं वैशाली बोल रही हूँ। और मुझे ये सेशन इतना अच्छा लगा, आपका तरीका जो सिखाने का है बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत बात अच्छी लगती है और सब समझ में आ रहा है, और ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो बहुत इजी है ऐसे लग रहा है। कल का सेशन मैंने मिस किया सर, तो आज से मैं एकदम कंटिन्यू ऐसे आगे ये सेशन अटेंड करूंगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत। थैंक यू वैशाली। अनमोल, प्लीज ask your question, अनमोल। Hello. Yes, please. Hello. Yes, sir. Yes. Thank you Thank you for this session. Okay. Anmol from sir Ambala. He is 9 years old. Oh, great. Anmol. I'm proud to have you here. Thanks. Anmol, please continue. Anmol, please. ये जैसे कोई एंड्रॉइड ऐप है जैसे जिससे हम वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सके या इंग्लिश लर्न कर सके? बिल्कुल, इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं। लेकिन
मेरा ये मानना है कि वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, जो करने का जो काम है ना, वो ग्रेजुअली होता है। हम एक इंटेंशन के साथ में हम किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम एक चीज पे हमेशा ध्यान दें कि आज मैं रोज 5 नए वर्ड सीखूंगा। ट्राई टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स एवरी डे। 5 नए शब्द सीखने का प्रयास रोजाना करें आप। तो हालांकि एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगी, बट इससे भी ज्यादा जो इफेक्टिव तरीका है, जो कारगर जो तरीका है, वो ये है कि आप जब भी इंग्लिश को सुने या पढ़ें उस समय ये ध्यान दें कि रोजाना 5 से 10 शब्द नए सीखने का प्रयास करें, तो ग्रेजुअली वो वोकेबलरी आपकी अपने आप इम्प्रूव है ना। थैंक यू सर। गूगल वॉइस असिस्टेंट भी इसमें काफी हेल्प कर सकता है। यस यस, इट हेल्प्स। थैंक यू सर। अभी अनम्यूट हैं, आप प्लीज अपना नाम बताएं और क्वेश्चन पूछिए अपना। गुड इवनिंग सर, उमा सर। आपका डिक्शनरी के बारे में बताया है, आप उनसे उसे जोड़ सकते हैं क्योंकि, तो कृपया ये बताया कि उससे हम कैसे जुड़े। कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैं सुन नहीं पाया। सर एक्चुअली क्या सर आपको बुक्स के बारे में बताए थे और डिक्शनरी का नाम मुझे याद नहीं है अभी, तो उससे कैसे जुड़ेंगे? इनको सर कोई डिक्शनरी बता दीजिए, बस वो याद नहीं रहा इनको सर। हाँ, डिक्शनरी अगर आप परचेज करना चाहें तो ऑक्सफोर्ड का जो डिक्शनरी आता है, एडवांस्ड लर्नर्स, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी जो आती है, उसका 8th एडिशन अभी अवेलेबल है। उसको आप परचेज करें। वो एक्चुअली क्या होता। अच्छा, दूसरी बात एक और बता दूं कि अपने लिए भी वो डिक्शनरी बहुत काम की है। आजकल उसका डिजिटल फॉर्मेट में वो उपलब्ध है, तो उसमें सारी चीजें वो पूरी तरह से एक्सेसिबल है, और उसमें वर्ड को टैप करके उसका प्रोनाउंसिएशन पूरा आप सुन सकते हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, उसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। तो इसका पेड वर्जन भी उपलब्ध है और फ्री वर्जन भी आपको मिल सकता है कहीं पर। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी उसको परचेज करें, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। वो फुली एक्सेसिबल है। Sorry, sir. Last question for today from Akash. Akash, please ask your question. Hello, sir. Yes. Good evening. Yes, good evening. Actually, sir, I can speak English, but my basic problem is pronunciation. Sometimes because usually I speak in my mother tongue, so sometimes I stuck while speaking in English and pronunciation. So how I can improve my pronunciation skill? Akash, I would like to make it clear. Yes, sir. Pronunciation matters. Of course it matters, but where and when? Yeah. Because you know, a person who lives in South India, for example, Sundar Pichai is the CEO of Alphabet. Okay, he belongs to South India. His accent is South Indian. Though he is the CEO of Alphabet, still his accent is South Indian. So your pronunciation matters but doesn't matter much. So focus on how to speak English fluently. Focus on how to speak correct English. Focus on how to communicate effectively, and concentrate on how to learn a good language. And your pronunciation will automatically improve once you start listening British standard pronunciation. Try to listen to BBC World Service, CNN, and Voice of America, etc. And if you listen to these audios frequently, you will be able to grasp, you will be able to follow the pronunciation. Akash? Sir, there are more raised hands, so could we continue for more time or not, Mukesh sir? If Mukesh Yes, sir is sir. ready. Yes, sir. We can take for 10 minutes.
ओके ये रेज हैंड्स बढ़ते जाएंगे। चलिए, ये सोनी जो है, आप उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन पूछिए सोनी। क्वाइट सोनी या ऐसा नाम आ रहा था। सोनी। ओके, आई थिंक शी सोनी, ही इज जो भी है वो नॉट देयर। वो ऑफलाइन हो गए हैं। ओके, आई थिंक सर वो नहीं है शायद। हाँ हाँ। एनीबडी एल्स देयर? नो। तो क्लोजिंग वर्ड सर फॉर यस, टुडे। देखिए, यहाँ पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस क्लास को हम इस तरह से थोड़ा सा करें, क्योंकि नोट तो आप नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जितना भी आपकी मेमोरी साथ दे, उसके बेसिस पर खास तौर पे अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करें। आप चीजों को समझने का प्रयास करें, कि लिखी हुई चीजें तो अक्सर कागजों पे ही छूट जाती है। राइट। लिखी हुई चीजें अक्सर कागजों पे ही छूट जाती हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि आपकी पूरी चेतना के साथ, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में इस क्लास में रहे और समझ पाए, कॉन्सेप्ट को समझ पाए। कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लेंगे तो चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। और अगर आप इसी तरह से महीना, 1.5 महीना, 2 महीना साथ में जुड़ते गए, तो मैं वादा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। थैंक यू सर। दोस्तों, कमल सर का जो एम है आप सब समझ गए होंगे। और मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, या इस क्लास के बारे में अगर कोई दिक्कत है, तो रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए। वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जाएंगे। इन केस लिंक कल चेंज होता है, तो अब आप अगर रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर आपको शायद लिंक मिलने में देरी हो जाए और आपकी उसमें कुछ क्लासेस मिस हो सकती हैं। तो आप लोग रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑफिस नंबर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, 7737868659, वहां कॉल करें और आप रिकॉर्डिंग क्लब की मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 7737868659। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू कमल सर, थैंक्स अ लॉट मुकेश जी, थैंक यू मनोज जी, संदीप और जी। सभी पार्टिसिपेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।